फिर लिखने वाला काम, क्योंकि ऐसे काफी बड़ा टाइम लग जा रहा है। कल भी मैंने देखा, कल हम लोग सिर्फ 20 क्वेश्चन कर पाए, है ना। हाँ, तो आप लोग इनका आपका इनके ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी रहेंगे। फिर आप घर पे आप अपना उसका जो भी है नोट वगैरह बना लेंगे, क्योंकि अगर एक्सरसाइज में इतना टाइम देंगे हम लोग, तो फिर बाकी कोर्स कब करेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम से जब भी हम लोग करें, तो 1 घंटे में कम से कम 50 क्वेश्चन 1 आवर एक्सरसाइज के लिए रखेंगे, जब भी आपका चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल्स ही प्रोफेसेस। अब देखो, ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रधान। प्रिंसिपल मतलब जो कॉलेज का प्रिंसिपल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है कि वो अपने सिद्धांतों पे रहता है जी, है ना, रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल्स, PLES। इसमें कौन सी स्पेलिंग हो जाएगी? PLES। ठीक है, आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट की बात हो रही है। हाँ, वो एग्जाम के साथ साथ कंपार्टमेंट नहीं समझते आप लोग? हाँ, देयर इज नो प्लेस ऑफ यू इन दिस कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट में प्लेस होता है? नहीं। कंपार्टमेंट समझते हैं आप लोग? कंपार्टमेंट में रूम्स होते हैं। क्या होते हैं? रूम्स। तो यहाँ पे प्लेस की जगह आपको क्या यूज करना है? रूम। शब्द का गलत इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर इज नो रूम। ठीक है, तो देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। हम स्पेस या प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। लास्ट वीक sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. नहीं, लास्ट वीक की बात हो रही है ना। पिछले हफ्ते का जो शार्प हाइक, मतलब हाइक समझते हैं आप लोग? बढ़ोतरी जो होती है। हाइक मतलब बढ़ोतरी। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। जो बीफ का होलसेल प्राइस था, उसमें क्या था? जो बढ़ोतरी हुई। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। किस चीज का इंडिकेशन है? फॉर हायर मीट कॉस्ट, की जो मीट की कॉस्ट होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। एक इंडिकेशन है। अब देखो, जो दिक्कत नहीं, ये तो सही है, ये इसका में प्रॉब्लम क्या है? मीट कॉस्ट। अब इसको प्लोरल क्यों करोगे? कॉस्ट को क्यों प्लोरल बनाओगे? सिंपल सी बात है। तो ये कॉस्ट में से आपको एस को हटा देना है। क्या हो जाएगा? मीट कॉस्ट। ठीक है, तो ये लिखा। चलो आगे मूव करें। तो आज भी हम लोग उतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे। वो गलती हो गई, मेरे को बोलना चाहिए था। क्वेश्चन आपके पास पहले रहते तो लिखने वाला काम नहीं होता, टाइम हमारा बच जाता। ठीक है, या तो एक काम करो, ये आप भैया डाल देंगे, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नोट करके आंसर लिख लो। समझ गए हो ना? घर जाके उसको थोड़ा, क्योंकि अभी क्या कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने, वरना अगर ऐसे स्पीड से करेंगे तो हम लोग फिर वहीं अटक जाएंगे जहां कल थे, तो सारे प्रॉब्लम्स भी नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? तो एक काम करना, वो आप जो भी आपका ग्रुप होगा या जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, वो उसमें शेयर कर देंगे। आप वहां से नोट डाउन कर लेना। अब सिर्फ आप इसको समझ लो और वो पॉइंट नोट कर लेना। वही चीज, जैसे मान लो मैंने लिखवाया मीट कॉस्ट क्या, क्रॉस, जैसे आप ऐसे लिखना है। आपको मान लो आपने लिखा 25 का, ऐसे लिखना है, ताकि आप समझ जाएं कि आपको क्या करना होगा। ये इसके आगे क्रॉस आपको लिख लेना है कि जो सही आंसर होगा ऐसे। तो इतना ही नोट में आपको लिखना है। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप शेयर कर देंगे, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलो नेक्स्ट। तुम हो गया ज्यादा सही है? इतना दिख रहा है सबको? ये थोड़ा बड़ा करना, अभी दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 26।
They are standing at the gate of the auditorium as there is no place inside. Okay, हाँ, ऑडिटोरियम का मतलब आप लोग नहीं जानते? ऑडिटोरियम एक तरीके का हॉल होता है जहाँ पे ज्यादातर वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो होती है किसी ऑडिटोरियम में की जाती है, उसी का नाम ऑडिटोरियम होता है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं म्यूजिकल परफॉर्मेंस ही हो, कोई और भी चीजें हो सकती है, वाद विवाद की प्रतियोगिता हो सकती है, कवि सम्मेलन, बहुत सारी, मतलब एक हॉल टाइप होता है। हाँ एग्जैक्टली, एन एकॉस्टिक कॉन्सेप्ट पे बना होता है, मतलब उसका एक वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे आपकी आवाज हर जगह स्प्रेड करती है, ज्यादा इको नहीं करती है, तो उसको हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम एज देर इज नो, अगेन सेम मिस्टेक अगर आप देखो तो यहाँ पे भी प्लेस ना हो के क्या होना चाहिए था, रूम इनसाइड, या तो रूम बोल सकते हैं या सीट इनसाइड, सीट की बात हो सकती है, प्लेस तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, कि वो ऑडिटोरियम के गेट पे खड़े हैं, क्योंकि अंदर क्या है उनके लिए कोई, अब देखो हिंदी से हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जगह नहीं है तो प्लेस लगा दिया, तो वास्तव में यहाँ पे जगह का सेंस नहीं, या तो आप सीट यूज करो, रूम तो नहीं होगा तो सीट ज्यादा बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा, एज देयर इज नो सीट इनसाइड। और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि हम हिंदी ट्रांसलेशन के भाई अंदर जगह नहीं है, लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अंदर जगह नहीं है तो जगह के लिए प्लेस। लेकिन सही कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश का है कि अगर सीट नहीं है तभी आप बाहर खड़े हुए हो, आपके लिए सीट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे मूव करें, नेक्स्ट वन। हाँ इसमें तो सिंपल है, तो आगे हमें कुछ करना नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन करते हो। फर्नीचर नहीं होता, फर्नीचर होता है। लगेजेस, ये भी हाँ पिछला कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता है। चलो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। वही कारण मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट उनको एडिट कर दूंगा। नेक्स्ट इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका मैंने प्रॉब्लम्स आप लोगों को कराए हैं, प्रॉब्लम्स मैंने कराए हैं। वेरी गुड। हरी लॉस्ट ₹100 नोट। मैंने बताया था कंपाउंड नाउन का कॉन्सेप्ट, रुपीज नहीं होगा। एक और चीज अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है, नोट है तो इसके पहले कोई चीज प्लूरल नहीं हो सकती, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन के पहले कोई भी शब्द आ जाए तो किस तौर पे काम करता है, एक और कॉन्सेप्ट याद रखो कि नाउन के पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, प्लूरल सिर्फ नाउन का होता है और प्रोनाउन का होता है। ठीक है, तो प्लूरल किसका बनता है, सिर्फ नाउन एंड प्रोनाउन का होता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, इसलिए ये एडजेक्टिव के तौर पे काम कर, इसलिए रुपीज ना होके यहाँ पे आपको सिर्फ रुपी करना होगा। बात समझ में आ गई। तो हरी लॉस्ट ₹100 नोट यस्टरडे। चलो इधर आते हैं, ये भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, मैंने बताया था कि दो नाउन अगर प्रपोजिशन से कनेक्टेड हो तो ये सिंगुलर में होनी चाहिए, तो स्पीकर्स ना होके क्या होने चाहिए थे, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। चलो वेरी गुड, आगे मूव करते हैं हम लोग। अब देखो, अब हम क्विकली आज जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे कर लेंगे, खत्म। अच्छा आज उसके बाद नहीं हो रहा है, हो सकता है आपने अपलोड ना की। हाँ तो अपलोड हो जाएगा तुरंत, कर दीजिए फिर फास्ट, रिमूव नहीं करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है बस उसी को क्वेश्चन, मतलब क्या होता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, इसको लगता है कि कहीं इसमें तो एरर नहीं है, लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है तो फिर आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, और ये इसलिए मैं सारे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए एसएससी में, अलग अलग जो भी आपके लेवल है, जो भी आपका है, मान लो CHSL के हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ CGL लेवल के क्वेश्चन है, कुछ MTS लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि जब भी प्लेस कहीं लिखा हो कि देयर इज नो प्लेस टू सिट, ऐसा, ठीक है, तो वास्तव में वहां पे अब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब ऑडिटोरियम इस्तेमाल हो तो जाहिर सी बात है ऑडिटोरियम में सीट्स होती हैं और वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो प्लेस ना यूज करके हम क्या यूज करते हैं, सीट का यूज करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी शब्दों का जो चयन होता है ना, उस पर आप पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
लेवल का डिफरेंस मिलता है ना। अभी देखो नॉर्मल हो गया, दिस हाउस इज यू नो मेड ऑफ स्टोन्स हो गया, तो ये एमपीएस लेवल का क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं। तो इसी में देखो कुछ क्वेश्चन इजी वाले हैं, और वही थोड़े से सेम कॉन्सेप्ट पे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हैं। अच्छा ये तो नहीं नहीं आगे चलते हम लोग, वहां से हो रहा है 30 के बाद चलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 31, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, क्या, हाँ चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरा। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। सही कहा इन्होंने, पासिंग मार्क्स सही शब्द नहीं होता, पास मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सही शब्द होता है उसको कहा जाता है पास मार्क्स। तो इसमें जो एरर है, पासिंग ना हो कि क्या होना चाहिए, पास मार्क्स। नॉर्मली मैंने देखा लोग बोलते पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स मिल गए, है ना, पास मार्क्स बोला जाता है। अगेन सेम मिस्टेक है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है। चलो आगे मूव करते, तो लगेजेस ना हो के लगेज होना चाहिए था। आ जाओ 33 और 34 देखिए। An eminent surgeon is visiting the hospital to attend a surgeon's conference. विजिट कर दें, इसके साथ विजिट लगता है, but अटेंड अ सर्जन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे एपस्ट्रॉफी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और एरर दिख रहा है, और रूल के अकॉर्डिंग अभी मेरे ध्यान गया मेरे को, वास्तव में स्पेलिंग वो गलत लिखी हुई है। स्पेलिंग नहीं वो जो स्पेलिंग होती है EMINENT, eminent means famous। अच्छा वो नहीं नहीं, तो आपको करेक्ट नहीं करना भाई, जैसा अभी मेरा भी ध्यान अभी उस पर गया नहीं था, मैं तो इसी पे देख रहा था। अभी अभी अचानक से ध्यान गया कि कभी कभी ऐसे देखो हो जाता है, हम पढ़ते वक्त एमिनेंट पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते कि सिंगल एम है या डबल एम का यूज किया है। तो कभी कभी किसी से भी, जिसको बोला जाता है मानवीय भूल, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ आपको पहले ही पार्ट में दिख गया एरर कि ये क्या लिखा हुआ है, EMMI लिखा हुआ, और होना चाहिए था एमिनेंट। वास्तव में जो क्वेश्चन बनाना चाहिए था, पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने दिया, एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं इमिनेंट, इसमें डबल एम का यूज होता है, बट दोनों के मतलब में फर्क है। ये इट मीन्स विच इज प्रोबेबल टू हैपन, जो चीज होने वाली हो, जो चीज होने वाली उसको हम बोलते हैं इमिनेंट। जैसे मान लो बहुत तेज बारिश हो, कई दिनों से बारिश हो रही, तो क्या है, फ्लड इज इमिनेंट। क्या बोलेंगे हम, फ्लड इज इमिनेंट। तो इमिनेंट मतलब जिसकी संभावना हो। बात समझ आ गई। तो वास्तव में क्वेश्चन जो होना चाहिए था, अगर कंफ्यूज करना ही था तो ये वाला वर्ड देके करना चाहिए था, ठीक है। यानी खैर जैसा भी पूछा गया हो। हाँ नहीं नहीं, अरे ये एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, ये वाला जो लिखवा है इसका मतलब फेमस, और ये एमिनेंट का मतलब होता है जिसकी होने की संभावना हो, है ना। तो ये वर्ब है तो स्थान कैसे आ जाएगा, बात समझ आ गई। और ये एडजेक्टिव है, एंड एमिनेंट सर्जन, एमिनेंट स्कॉलर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर कभी सुना हो। एमिनेंट एक्ट्रेस, एक्टर यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। देखो प्रॉब्लम तो बड़ा इजी है, लेकिन अब जिनको थोड़ा सा भी, और ये अक्सर मैंने देखा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, आपने पहले भी आपको पता है और मैंने बताया भी है कि जब आई होता है तो क्या यूज करते हो आप लोग, गो, और ही होता है तो गोज होता है। तो ये अब क्या है, बुक्स फेयर है, तो ये चीज तो है सिंगुलर, बुक्स से कंफ्यूज नहीं होना है।
बात समझ आ रही है कि बुक्स लगा दिए तो बुक्स की वजह से इनकरेज नहीं आना चाहिए। ये बुक्स फेयर, ये चीज क्या है आपका सिंगुलर। तो सिंगुलर जैसे कि अभी ही है, सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इनकरेजेस। क्या होना चाहिए था, बात समझ में आ रही। ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ हम वर्ब के फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। और ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। तो बुक्स फेयर इनकरेजेस, बात समझ में आ गई। हाँ, और अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही नाउन का ही है, तो एरर इसमें नहीं है। एरर किस वाले पार्ट में है, डी पार्ट में है, इनकरेजेस होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे मूव करें हम लोग। नेक्स्ट वन 35, आई बॉट 2 स्लीपर्स। इसमें अरे ये वर्ब है, नाउन वाले में बताया था आप लोगों को। और मैंने ये भी कहा था कि कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा वही लगेगा, बट एक ट्रिक मैंने बताई कि तुरंत क्लिक करना चाहिए था। अब वर्ब एंड नाउन को मिक्स नहीं करना है ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही देखो, ये यही हो जाती है गलती कि टीचर बताता कुछ और है, बच्चे समझते कुछ और है। मैंने सिर्फ किसके लिए बताया था, नाउन। वर्क में भी ये बात मैंने आपको इस पर थोड़ा सा बताया था कि वर्क एज ए नाउन जब होगा तो अनकाउंटेबल होता है। ये भी बताया था किस सिचुएशन में हम वर्क्स यूज करते हैं। टेंस में जब वर्क एज अ वर्ब यूज होगा तब हम वर्क्स यूज कर सकते हैं। प्लस जो जितने भी और जो राइटर्स वगैरह होते हैं उनके जो वर्क होते हैं उनको हम वर्क्स कह सकते हैं। जैसे शेक्सपियर का वर्क्स उसको बोला जा सकता है उस कंडीशन में, लिटरेरी वर्क्स। बट नॉर्मली हम ये नहीं कहेंगे कि आई हैव मेनी वर्क्स, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकरेज वर्ब है, इसलिए आपको पहचानना आना चाहिए कि नाउन की बात हो रही है या वर्ब की। एनीवे अच्छा क्वेश्चन, कम से कम कंफ्यूजन तो हुआ आपको कि सर ने तो एजी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, फिर यहाँ क्यों नहीं लग रहा। जब आप ऐसे सोचोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपकी सही मायने में प्रॉब्लम क्या है। समझ में आ गई बात, ये क्या है, वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। आई बॉट 2 स्लीपर्स। 2 के बाद मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर्स आ जाए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको स्लिपर्स नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना, पेयर ऑफ। क्योंकि जो चीज पेयर में होती है उनके लिए सही वर्ड क्या होता है, पेयर। तो हम क्या लगाएंगे, 2 पेयर ऑफ स्लिपर्स। आगे मूव करें तो इसमें हमें पेयर ऑफ का यूज करना होगा। नहीं इसमें नहीं, क्योंकि यहाँ पे है तो अच्छा देखो यहाँ पे एरर हो सकता है कि इस वाले में करें या ये। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले अगर दिख जाए तो हम पहले में ही करेक्शन करेंगे। तो इट मीन ये वाला नहीं, एरर हमारा कहाँ पे है, इस पार्ट में है, तो 2 पेयर्स का यूज करेंगे। आगे चलें फिर हम लोग, आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, तो परेशान मत होइए आप लोग, बस क्वेश्चन को समझिए। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल, साफ साफ दिख रहा है तो मुझे बताने का ERY कॉन्सेप्ट याद ही होगा। तो आगे चलते हैं, तो इसमें जो आपका एरर है क्या है, टीमरी का, इधर बताओ। इंफॉर्मेशन ION बताया था, ठीक है, कि कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए था। इसमें बताओ, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ, पेयर होगा, क्यों नहीं होगा, बाइनोक्यूलर्स पेयर में नहीं होते। क्या लिखा था, बाइनोक्यूलर्स लिखवाया था कि उनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता ऐसा हटा के। ये सारे लिखवाए थे आप लोगों को, टॉन्ग्स, प्लायर्स, बाइनोक्यूलर्स, ठीक है, अगर याद हो तो बाइनोक्यूलर्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, इसमें एस आप ऐड करोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, 85,000 rupees is a large sum of money to earn in a month. रुपी कर दे, रुपी के बाद इसके आगे कोई नाउन है क्या, फिर अगर कुछ नाउन होता, नोट होता या कुछ ऐसा लिखा होता तब तो हम क्या कर देते। आपका कॉन्सेप्ट सही था, इसको भी याद रखना, हर जगह नहीं कि जहां रुपीज लिख दिया हर जगह ऐसे हट जाएगा, जो रूल है उसी के हिसाब से। थाउजेंड्स कर दें, ये भी बता चुका हूं मैं, थाउजेंड्स नहीं होता, मिलियंस नहीं होता, हंड्रेड्स नहीं होता। वो तभी होगा जब ऑफ के फॉर्म में आएगा, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, नॉर्मली नहीं होता। लार्ज क्यों, क्या प्रॉब्लम है, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ मंथ। मंथ, एक मंथ की बात हो रही है तो क्या दिक्कत है, अ मंथ है। सब कुछ चेक कर लो भाई, जो जो डाउट्स है।
हाँ, वेरी गुड। कोई जरूरी कि सब में एरर निकाल दो आप। हाँ हाँ, तो साफ साफ दिख रहा है। हाँ, अब जैसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कि अभी तक आपने देखा कि रुपीज, कुछ लोग क्या बोलते हैं ना कि जैसे मैं मास्टर ऑफ लाइन्स जो बोलता हूँ, लकीर के फकीर वाली कहानी, ये अभी तक क्वेश्चन देखा, अच्छा रुपीज नहीं होना चाहिए था, ये वो वही कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं फिट होगा। उसका कॉन्सेप्ट अलग था, यहाँ पे साफ साफ ये अमाउंट की बात हो रही है। कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई रुपीज है तो आर कहीं ना लगा दें। तो जब भी अमाउंट की बात की जाती है तो उसके साथ इज यूज होता है। जैसे 5 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं यूज होगा। जो चीज मेजर की जाती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। मेजर समझते हैं ना आप लोग, मापन करना, मापना या अमाउंट जैसे है। तो ऐसे ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो आपका आंसर इसमें, मतलब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक ऐसा मिला जिसमें, वैसे नो एरर वाले क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि, हाँ, साफ साफ दिख रहा है। कैटल्स नहीं होना चाहिए, कैटल होता है। सही शब्द क्या होता है, बताया था कि कुछ दिखने में सिंगुलर होते हैं बट होते क्या है वो, प्लूरल। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये एस इसमें से हट जाएगा आपका, ठीक है। इसमें से आप इसको, नाउ व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर्स ऑफ डियर्स। पहली बात, हाँ, इसमें भी अ नंबर नहीं होना चाहिए था, अ नंबर ऑफ डियर। लेकिन क्या लिखा है, थॉट है, अच्छा हाँ ये गलत है, पासिंग थ्रू होना चाहिए था, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। एनीवे व्हेन आई वाज, मैंने पढ़ा पासिंग थ्रू है, देखो होता क्या है ना कि जब आपको चीजें, पासिंग थॉट नहीं होगा, तो इसको आप लोग उसमें करेक्शन कर दीजिएगा, थॉट नहीं होगा, थ्रू होगा, THROUGH। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने कहा एक बार आप मुझे भेज देंगे तो मैं चेक कर लूंगा जो भी। और क्योंकि सब कुछ जल्दी में हुआ इसलिए, तो ये इसमें एरर नहीं है वास्तव में, ये टाइपिंग एरर है। तो इसमें थ्रू होना चाहिए था। जो एरर आपका है मेन, जो आपके एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, तो ये दी नंबर ऑफ, नंबर्स भी नहीं होगा, अ नंबर ऑफ, ठीक है, डियर होगा, क्योंकि डियर का प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों सेम होता है, चाहे डियर हो चाहे डियर्स हो। चलो आगे मूव करें। Many persons must have read the Arabian Night, which is very interesting. हाँ, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पर्सन जो होता है, पर्सन का मान लो 2-3 लोग हो तो पर्सन यूज कर सकते हैं, लेकिन अब जब ज्यादा की बात होती है तो उसके लिए पीपल यूज होता है। कौन सा टर्म यूज होता है, पीपल। तो पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी पीपल मस्ट हैव रेड। बात समझ में आ गई। 2-3 लोग हैं तो पर्सन यूज कर सकते हो, 4 पर्सन आर रेडी नाउ, कम की बात हो रही है। लेकिन अब मेनी लगा दिए, मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पीपल। तो मेनी पीपल, ठीक है। हाँ हाँ, और कॉन्टेक्स्ट भी देख में, अब जाहिर सी बात कोई बुक होगी, उसको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा और ये बहुत ही फेमस बुक है, द अरेबियन नाइट, ठीक है। तो अब इसमें मेनी पीपल करना होगा, पर्सन नहीं। तो जो एरर है इसमें क्या है कि आपको क्या यूज करना है, पर्सन की जगह पीपल। आगे आते हैं। The new device aims at eliminating the risk of, हाँ, क्या होना चाहिए था, यहाँ पे जो सही शब्द क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, सर्किट नहीं। चलो नेक्स्ट। एज वेल एज सम पोइट्री या सम पोएम्स, दोनों आप यूज कर सकते हो, या तो सम पोइट्री, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, बताया था, ट्रिक भी बताया था, TRY है ना। तो सम पोइट्रीज नहीं हो सकता, या तो सम पोएम्स करो आप या सम पोइट्री, ठीक है, दोनों सही। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ तो दिख गया आपको, तो उसमें भी वही एरर है, सीनरीज नहीं होना चाहिए था, सीनरी। नेक्स्ट चलते हैं फिर हम लोग। The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is observed on June 26th.
ओके हाँ यहाँ पे देखो ये छोटी सी चीज दिमाग से स्किप कर जाती है। ये हो जाएगा ऑन 26 जून। अब देखो ये कितनी छोटी चीज है जो आपको अब ध्यान में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जब भी हम, या तो देखो दो तरीका है, या तो जून 26 लिखो, लेकिन अगर आप टीएच लगा दिया तो टीएच वाला पहले आता है, तो 26 जून होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी ये चीज टीएच दिख जाए तो ये पहले आएगा। क्लियर है? हम 26 ऑफ जून भी लिख सकते हैं, दोनों से। तो जो एरर होगा तो इसमें अच्छा इस तरीके से दिया हुआ है, मुझे लगा ठीक है। तो इस वाले पार्ट में एरर जो भी है आप आगे चलते हैं, खत्म है। चलिए कोई बात नहीं। तो इतने हम लोगों ने अच्छे खासे एक्सरसाइज कर लिए हैं, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपके नाउन पे बेस जितने भी आते हैं इसमें करीब करीब कवर हो गए। ठीक है? और मैंने पहले ही बताया है कि इसकी एक सेपरेट शीट आप अलग से रखना, ताकि हर महीने एक बार अपना टेस्ट खुद से करते रहें। वीकली भी करना, चेक करना कि क्या मैं विदाउट गोइंग थ्रू द आंसर, क्योंकि आपको अभी तो पता है लेकिन कुछ दिनों बाद भूलने लगेगा, तो फिर से दोबारा इसको सॉल्व करना और चेक करना है कि क्या मैं कितने मेरे सही हो रहे हैं। जब ये प्रैक्टिस में, बच्चे पूछते सर कैसे होगा, जब ये चीजें प्रैक्टिस में बनी रहेंगी तो तुरंत दिखेगा आपको। अभी देखो शुरू के जब मैंने 15-20 प्रॉब्लम कराए तो कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही 2-4 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करने शुरू किए तो आपको भी दिखने लगा वो। यही चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में भी दिखने लगेगा, तुरंत आपकी नजर वहीं जाएगी। ठीक है? प्रैक्टिस नहीं रहेगी, पढ़ा है सिर्फ आपने, तो फिर आपकी नजर वहां पे नहीं जाएगी। क्लियर है? चलो फिर आगे हम लोग मूव करें। आज शुरू करते हैं प्रोनाउन। क्या पेन यूज करें? ठीक है। सो प्रोनाउन क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन? जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं, वो है शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। या इंग्लिश में बोल रहा हूं तो अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इंग्लिश में भी देखो बड़ा सिंपल है, मैंने इसलिए बार बार बोला आप लोगों को कि अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको किस चीज पे फोकस करना होगा? LSRW। देखो अभी आपने खुद देखा होगा कि ग्रामर का कॉन्सेप्ट जानते हुए भी कई जगह आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा था, या यूं कह ले अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पा रही थी। जैसे कुछ जगह आपने देखा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ था, ग्रामेटिकल वास्तव में कोई एरर नहीं था, जैसे प्लेस की जगह रूम, है कि नहीं? वो सारी चीजें, कुछ स्पेलिंग वाली चीजें जो थी वहां पे। एमिनेंट, एमिनेंट का देखा आपने। फोर वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएगी? जब आपकी खुद की लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ओवरऑल इंग्लिश अच्छी है तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। LSRW मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आपको इन सब पे काम करना होता है। आपको स्पीकिंग भी करना चाहिए, इंग्लिश न्यूज या जो भी प्रोग्राम्स इंग्लिश में देखने चाहिए। रीडिंग मतलब वो तो है ही, आपका पूरा एक सेक्शन है, तो वो तो उसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो आपके लिए तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दिस वन, रीडिंग, क्योंकि आपका पूरा एक सेक्शन है। बात समझ में आ रही? पढ़ने के साथ साथ ये चीज अलग करनी, न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं आप, कोई मैगजीन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे आजकल पॉडकास्ट अवेलेबल है वो सुन सकते हैं आप, और बहुत सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन भी मटेरियल बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट की है। एंड ऑफ कोर्स राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप जब मेंस क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आपके राइटिंग का भी टेस्ट होगा, ऐसे वगैरह लिखने होंगे, लेटर राइटिंग करनी होगी। तो जब आदत रहेगी तभी तो अभी से इन पे भी वर्कआउट करना शुरू। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो चीज़ बेहतरीन होगी, और वो बेहतरीन होगी तो फिर ग्रामर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं क्रिएट करेंगे। एक बार पढ़ लिया याद रहेगा आपको, ठीक है? लेकिन अंडरस्टैंडिंग ही बेहतरीन नहीं है और सिर्फ ग्रामर पढ़े जा रहे हो तो वो चीज़ आपको मदद नहीं करेगी। ठीक है? चलो हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन की। तो वही मैंने कहा कि जैसे ही आपने हिंदी में सोचा तो सोचो कि कैसे इंग्लिश में बोला जा सकता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सिंपल है, ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है।
चलो, तो प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है पहले वो लिख लेते हैं। अ वर्ड which is used in place of a noun। वह शब्द जो, a word वह शब्द which is used जो कि यूज किया जाता है in place of a noun, नाउन की जगह पे उसको प्रोनाउन, ये सभी बुक्स में भी मिलेंगी, है ना ये डेफिनेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। एक मिनट, इन हिज नेम लिखा मैंने। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। विराट कोहली होल्ड्स मेनी रिकॉर्ड्स इन हिज नेम। और बताओ क्या कर दें, हिज कर दें, कहां पे हिज कर दें, किस जगह हिज होना, हिज हटा दें, प्लेयर्स, प्लेयर्स में गलती है, इनकी कहने का मतलब प्लेयर्स को हटा दे, सिंगुलर कर दे। अच्छा, और देखो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। वैसे इधर से आंसर आ चुका था। वास्तव में क्या है कि ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें प्रोनाउन को किस लेवल पे समझना है, फंक्शनल लेवल पे, कि वास्तव में प्रोनाउन का काम क्या है। प्रोनाउन का एक काम ये है कि वो नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। क्या करता है, नाउन रिपीट ना हो, इसलिए प्रोनाउन का यूज होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक ही नाउन दो दो तीन तीन बार रिपीट किया है तो इट मीन्स वो एरर है। और साफ साफ आपने यहां देखा कि जब आपने एक बार विराट कोहली का जिक्र कर लिया है तो दोबारा विराट कोहली लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। और प्रोनाउन का ही फंक्शन ही है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। इसलिए यहां पे विराट कोहली ना होके क्या होना चाहिए था, आपको ही यूज करना चाहिए था। ठीक है, ये चीज आपको नहीं, इसकी जगह पे आपको ही का यूज करना है। बात समझ में आ गई। बाकी अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अभी किसी ने पूछा कि सर प्लेयर्स नहीं प्लेयर होना चाहिए था, और इस पे भी आपके एग्जाम्स में बहुत मिस्टेक आते हैं। मैं पहले भी बता दे रहा हूँ और अभी पहले भी बताया था कि जब भी वन ऑफ हो, ठीक है, तो इसके बाद की नाउन जो होगी वो प्लूरल, प्लूरल नाउन, हाँ बशर्ते वो काउंटेबल हो। ठीक है, तो वन ऑफ के बाद जब भी आप यूज करेंगे कौन सा नाउन होता है, प्लूरल नाउन, और इनके बाद जो वर्ब का सिलेक्शन होता है वो सिंगुलर। ये भी बात है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, आर कमिंग नहीं, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक आपसे मिलने आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू मीट मी। अब एग्जाम में एरर कैसे होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड लिख देगा इज कमिंग टू मीट मी, आपको लगा सही, खराबी क्या है। या ऐसे हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू मीट मी, तो आपको लगा अच्छा फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के बाद तो आर ही आना चाहिए, है ना। तो ये चीज याद रखना कि जब भी वन ऑफ करके हो तो ये चीज प्लूरल होनी चाहिए, और इसके बाद जो वर्ब होगी वो सिंगुलर। और इस पे एसएससी ने बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं है। S1 S2 अगर आपको याद हो, उसी को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से याद आ रहा है कि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों, एक प्रेपोजिशन से जुड़े हों, तो वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होता है, पहले वाले के साथ। तो वन क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है हमें किसके साथ यूज करना है, वन के साथ। क्लियर है।
तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि प्लेयर्स की जगह प्लेयर होना चाहिए। आप समझ में आ गई बात। वन ऑफ के बाद सम ऑफ हो, वन ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे। तो उनके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं, ये प्लूरल नाउन यूज होगा। ठीक है, वर्ब चेंजेस होते रहेंगे आगे जैसे जैसे चीजें, लेकिन वन ऑफ के बाद वर्ब नहीं चेंज होता है, वो हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि प्रोनाउन का एक फंक्शन क्या होता है। तो अगर हमें यहां लिखना हो प्रोनाउन के फंक्शन के बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये तो डेफिनेशन बुकिश, लेकिन अब थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करो। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, मतलब ये नाउन के रिपीटिशन को रोकने का काम करता है। ठीक है, और वो साफ साफ आपने देखा। तो अगर कहीं ऐसे आपको मिल जाए इट मीन्स कि वो चीज। और एक और बात है, प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट जो है आपको PQRS में भी हेल्प करेगी। जब हम लोग RC वाले सेक्शन पे बढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजिम्बल्स, तो वहां से आपको पता लगेगा कि अगर सेंटेंस में मान लो ए वाले में ही लिखा हुआ है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस हमारा बिगिनिंग नहीं हो सकता। ही आ गया तो इसके पहले कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जिक्र किया होगा। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या, वो एक साथ पढ़ के सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे कभी नहीं होगा। वो भी सिस्टमेटिकली, जैसे आप रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही पैराजिम्बल्स भी हैं। हाँ, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको हेल्प करेंगे वहां पे, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो कभी भी प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत हम नहीं करेंगे। अगर कोई लिखा होगा ही, तो कोई भी पैराग्राफ डायरेक्ट ही से नहीं शुरू हो सकता। अगर ही मेंशन है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जिक्र उस पैसेज में दिया होगा और वो आपको ढूंढना होगा। इट मीन्स ही के पहले कोई ना कोई और सेंटेंस आना चाहिए। तो ये हमें PQRS वाले कॉन्सेप्ट में भी हेल्प करेगी, तो इसको अच्छे से समझना है। इज दैट क्लियर? तो ये तो रही बात प्रोनाउन के डेफिनेशन एंड इसके फंक्शन की। अब जैसे हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे वैसे ही हमें प्रोनाउन के भी टाइप्स पढ़ने होंगे, और जैसे नाउन के टाइप्स पे बेस बहुत सारे अपने प्रॉब्लम्स किए हैं वैसे ही इस पे भी करना होगा। जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं या सेव करके आ दूं। तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, इस पे एक एरर भी आया था, है ना? आया था कि नहीं आया था? आर्मी पर्सनल और ये पर्सनल, दोनों में फर्क पता चल गया। ये पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड है, अब पर्सनल मतलब कर्मचारी, बताया था स्टाफ के लोगों के लिए यूज किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो, पर्सनल प्रोनाउन का साफ मतलब ये हुआ कि जो पर्सन के लिए यूज किए जाए। इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? क्या बोलते हैं उनको? हिंदी में भी कुछ कहा जाता है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और भी होता है, बस दो ही होते हैं उसमें, उत्तम। हाँ, है नहीं है। तो वैसे ही इंग्लिश में भी तीन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में इजी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं? जो खुद के जितने भी हमारे दोस्त यार, वो सारे फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे। जिसके बारे में कुछ बोला जाए वो सेकंड होता है। लेकिन हम प्रोनाउन की बात, लैंग्वेज हमारी क्या, प्रोनाउन, प्रोनाउन की भाषा में बात करनी है ना, तो उसके हिसाब से बताओ। ही शी सेकंड पर्सन। अब देखो, यही कॉन्सेप्ट समझना है। वास्तव में बच्चे करते क्या, रटने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पर्सन याद कर लें, सेकंड पर्सन याद कर लें, थर्ड पर्सन समझ लिया तो याद करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, नेम से ही स्पष्ट है, फर्स्ट पर्सन मतलब जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जिसको वक्ता आप कहते हैं हिंदी में, जो अपनी बात रखता है वही क्या है, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं अपनी बात मेरे से करनी तो आप सभी अपने लिए क्या यूज करेंगे, वी। आपने बोला सर हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आप बोलेंगे क्या, वी आर नॉट गेटिंग इट। सर वी आर नॉट गेटिंग, दे आर तो नहीं यूज करेंगे, यू आर तो नहीं यूज करेंगे ना। तो आप अपने लिए क्या यूज कर रहे हो, वी। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग पूछ लेते हैं कि आई सिंगुलर है या प्लूरल, कुछ लोग बोलते हैं प्लूरल। उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या है। सिंगुलर मतलब सिंगल,
ये सिंगुलर, सिंपल सा मतलब, आप चाहे इसको जिस नाम से बुलाओ, हम इसको मान लो मैंने इसका नाम पेंस रख दिया, तब भी इसको सिंगुलर ही कहेंगे क्योंकि ये एक चीज है। बात समझ में आ रही? तो आई क्या है? सिंगुलर। और आई का प्लूरल वी। अभी थोड़ी देर बाद बताया कि मैं अपने अकेले की बात करूंगा तो आई, ऐसे ही आपको भी एड्रेस करना है तो आप क्या यूज करेंगे? वी। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर में सिंगुलर आई एंड प्लूरल वी। कंफर्म है? तो फर्स्ट पर्सन सिर्फ दो ही हो सकते हैं, या तो आई होगा जब अकेले की बात होगी, और एक से ज्यादा की बात होगी तो वी का यूज होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन का मतलब क्या है कि स्पीकर जो है अपनी बात किससे कर रहा है? दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप लोग मुझसे कहेंगे तो मेरे लिए आप क्या यूज करोगे? यू, है ना? और मुझे आप सभी से बात करनी है तो आपके लिए भी मैं यू ही यूज करूंगा, ऐसा नहीं कुछ और यूज कर दूंगा। आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? मैं अक्सर बोलता हूं, बोलता कि नहीं, डिड यू गेट इट? तो सिर्फ एक के लिए थोड़ी बोलता हूं, इनके लिए कि डिड यू गेट इट, सबके लिए यूज करता हूं मैं यू। बात समझ आ गई? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है आपका? कंक्लूजन क्या है कि सेकंड पर्सन यू, और कंक्लूजन कंफ्यूजन नहीं, कंक्लूजन। मतलब ये है कि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है, ये तो जानना चाहता हूं आपसे। मैंने अभी जो एग्जाम्पल देके बताया कि आप सभी के लिए यू मैं हूं सिंगुलर, मेरे लिए आप सभी यू हो तो भी यू ही यूज हो रहा है, मतलब सिंगुलर के लिए भी यू यूज होगा और प्लूरल के लिए भी आप यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। मतलब जब स्पीकर अपनी बात किसी से कहता है किसी तीसरे के बारे में। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बाहर शोर कर रहा है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो मतलब दे आर मेकिंग अ नॉइज। तीसरे व्यक्ति हमारे बीच कौन सा आ गया? तीसरा। ऐसे ही मैंने कहा इट इज अ नाइस पेन, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी तो तीसरा है हमारे बीच में, तो ये थर्ड पर्सन, मतलब इट हो, दे हो, या कोई एक व्यक्ति होगा तो ही यूज करूंगा, ही इज मेकिंग अ नॉइज। कोई फीमेल होगी तो शी इज मेकिंग अ नॉइज। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा की बात करनी हो तो अब देखो यहाँ पे अगेन फिर हिंदी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगा? दे आर मार्कर्स, एक से ज्यादा, मतलब इट का भी प्लूरल दे होगा, ही का भी प्लूरल दे होगा, और शी का भी प्लूरल दे होगा। तो अब आप ये मत सोचना दे मतलब वे बड़ा अजीब से, इतना रिस्पेक्ट देने की क्या आवश्यकता है इसको? हाँ, बात समझ में आ रही? इट इज अ मार्कर, दे आर मार्कर्स, दे आर मेकिंग अ नॉइज, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबके लिए प्लूरल, मतलब ही शी इट, इन तीनों का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। ठीक है, अब इसी को हमें टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस पता है कितने केसेस होते हैं? 3 केसेस होते हैं। जैसे थर्ड पर्सन, तो 3 केसेस हमें यूज करने हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव। तो यहां हम लिखेंगे सब्जेक्टिव, कलर चेंज करना, सब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव एंड इसको पजेसिव। बोर्ड पे जगह नहीं है, आप चाहो तो इसका एक और नाम लिख सकते हो अपने लिए, इसको कहते हैं नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनेटिव। कुछ बुक्स में आपको नॉमिनेटिव दिखेगा तो कंफ्यूज मत होना। नॉमिनेटिव, इसको एक्यूजेटिव, और इसको जेनेटिव। क्या बोलते हैं हम? जेनेटिव। ठीक है, अब जरा देखते हैं। तो देखो, आई और वी, ये कौन से केस में आएंगे? सब्जेक्टिव केस में। और ये कौन से पर्सन है? फर्स्ट। ठीक है, आई एंड वी कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ऐसे ही सेकंड की अगर बात की जाए, और फिर हम लोग इधर थर्ड की भी बात करेंगे भी। चलो, तो सेकंड में सिर्फ और सिर्फ यू है, एंड थर्ड में ही, शी, इट एंड दे। अच्छा, एक और बात, आई क्या है आपका? सिंगुलर है। वी आपका प्लूरल। और यू क्या है आपका? सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है।
आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू आपका सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। अब इनकी अगर बात की जाए, ये जो आपके ही शी इट हैं, ये तीनों आपके सिंगुलर और दे इनका प्लूरल। समझना, ये ही शी इट क्या है, सिंगुलर, और इन तीनों का प्लूरल दे है, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव अस, वेरी गुड। और यू का ऑब्जेक्टिव यू, योर्स नहीं। अब यही देखो कंफ्यूजन है, आगे चलते हैं। ही का हिम, शी का हर, इट का सेम रहता है, नो चेंज, दे का देम। ध्यान से समझना इसको, इनके यूसेस भी हैं, इस पे प्रॉब्लम्स भी हैं। आई का जो पॉसेसिव होता है माई सेल्फ, तो रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में होता है, वो हम लोग सेकंड टाइप की जब बात करेंगे, मतलब ये तो पर्सनल प्रोनाउन है। माई और माइन दोनों होता है, फर्क क्या होता है? माइन मतलब भी मेरा, माई मतलब भी मेरा, आगे देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, दो वर्ड्स हैं, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं तो कभी भी वो दोनों सेम नहीं हो सकते। हो सकता है कि 90% में वो सिमिलर यूज होते हों, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा उनका यूसेज होगा जहां पे उनमें डिफरेंस होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। एक्चुअली इन इनफैक्ट दोनों का मतलब वास्तव में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, कभी बताऊंगा। और प्रॉब्लम पूछा भी गया। अस की बात करते हैं, अगेन यहां पे भी वही चीज, आर एंड आर्स, ठीक है। यू में भी सेम चीज है, योर एंड योर्स। हिम में, अच्छा हिम में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज करते हैं हम लोग, हिज, मतलब ये दोनों में है। ये जो एलएचएस देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड, इसके लिए भी यूज करेंगे, और राइट हैंड साइड के लिए भी हम हिज का ही प्रयोग करेंगे। इट की बात होगी तो अगेन इट यहां और इट्स। कहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा, एस के एपोस्ट्रोफी लगाना जरूरी तो नहीं? जरूरी है, लगा दें। चलो इस पे मैं बता चुका हूं आप सभी को, ये दोनों चीजें अलग हैं। ये होती है इट इज, ये क्या चीज है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स। दोनों का उच्चारण तो सेम है, इट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और ये है पॉसेसिव फॉर्म, मतलब अधिकार बताना, ऑनरशिप। जैसे मुझे बोलना हो इट्स कलर इज ब्लैक, तो कौन सा वाला यूज होगा, ये वाला। इट्स कलर, इसका कलर, कौन सा वाला यूज होगा, इट्स कलर। अब मुझे बोलना इट्स अ मार्कर या इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक पेन, अब ये मतलब इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेन। बात समझना कि दोनों के कभी कभी ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, आप तो पढ़ते हो इट्स, फिर आप होते हो कंफ्यूज कि किसके लिए क्या यूज होता है, ठीक है। ये याद रहे, इसमें कभी भी एपोस्ट्रोफी, कुछ भी जो दिख रहा है आपको, बहुत बार इनमें एपोस्ट्रोफी करके एग्जाम में ऑप्शंस दिए रहते हैं, वो गलत होता, वो होता ही नहीं इंग्लिश में, ठीक है। तो कभी भी इसमें कहीं एपोस्ट्रोफी यूज नहीं होना है। तो इट का इट्स हो गया, एंड देम का देयर एंड देयर्स, ठीक है। सॉरी ये इट, एक मिनट ध्यान नहीं दिया, इरेजर, ये इट्स तो होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड, जैसे आप लिखते हैं ना कि सॉरी राइट हैंड साइड नहीं होता इसमें। हाँ, इसमें जो सिर्फ यूज करते हैं हम लोग, इट्स तो लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसमें जो ये वाली साइड है हम इसका यूज नहीं करते, मतलब ये पॉसिबल नहीं। हिज दोनों में यूज होगा, मतलब एलएचएस के लिए भी यूज होगा, राइट हैंड साइड के लिए भी यूज होगा, लेकिन इट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एलएचएस के लिए यूज होता है। ये बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है, अभी आज टेबल ही नोट करो आप लोग। और यहाँ पे इट्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज है, देयर हो गया, ये देयर्स, ये पूरा टेबल है। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव, और वो आपका पॉसेसिव। पॉसेसिव में भी दो पार्ट है। अच्छा अब देखो, मैंने कहा था ना कि मैं
इनके बारे में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। आपको ये पता है कि अगर नाउन के पहले कोई शब्द यूज होता है तो वो किस तौर पे काम करता है? एडजेक्टिव। किस तौर पे काम करता है? एडजेक्टिव। तो ये है तो प्रोनाउन, लेकिन ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला दिख रहा है ये हमेशा जब भी आएगा नाउन से पहले आएगा। जब भी आएगा कैसे आएगा? बुक, तो बुक से पहले माई बुक यूज होगा, योर बुक यूज होगा। ठीक है, तो इनको हम एक और नाम से जान सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि नाउन से पहले कोई भी शब्द आएगा तो वो कुछ तौर पे यूज होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसका फंक्शन क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जो राइट हैंड वाला साइड है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोनाउन। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, कंप्लीट है तो प्रोनाउन, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट प्रोनाउन है, पूर्ण प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई? अब जैसे कहेंगे हम दिस बुक इज माइन, तो माइन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो इस पर डिफरेंसेस भी हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज, अब देखो जो प्रॉब्लम आती है, हमें इन केसेस को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? हम क्यों मी पढ़ रहे हैं, माई पढ़ रहे हैं? रीजन क्या है? अच्छा, आप लोगों को बचपन में खास करके जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे उनको बताया गया होगा मी मतलब मुझे, बताया गया है, एम आई राइट? ठीक है, और आपको बोलनी है मुझे इंग्लिश आती है। तो पहले बात तो कुछ लोग आने के लिए भी सोच लेंगे कम, मी कम इंग्लिश। हाँ हाँ, देखो कितना बड़ा लोचा होने वाला अगर आपने ऐसे सोचा तो। मान लो किसी को पता है भाई दो लगाएंगे, या मुझे चोट लग गई, बोल रहा है मुझे चोट लग गई, तो आपने कह दिया मी गॉट हर्ट। हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना कि मुझे चोट लग गई, तो आप बोलते हैं मी गॉट हर्ट। क्यों? क्योंकि आपको तो पढ़ाई गया मी मतलब मुझे। तो इट मीन्स वास्तव में हिंदी वाला कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात को समझो। हमें किसके हिसाब से चलना? जो आपको मैंने पढ़ाया है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात किसकी हो रही है? डूअर ऑफ द एक्शन। हर्ट कौन हुआ? कर्ता, जिसको आप बोलते हैं। सब्जेक्ट हर्ट हुआ तो कौन सा केस यूज होगा? सब्जेक्टिव केस, आई। यही रीजन है कि हम आई यूज कर रहे हैं। अब कोई टीचर से पूछ सकता है, मान लो नॉर्मली कि सर आपने तो मुझे मी मतलब मुझे पढ़ाया है, तो मुझे चोट लग गई में हम आई क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन बनता है जो हिंदी से सोचेंगे। तो रीजन यही है कि वो तो हिंदी हम अपने समझने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा तो कॉन्सेप्ट ये चलता है, सब्जेक्ट वर्ब